Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, fellows and viewers, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा YouTube चैनल है फिज़िक्स लर्निंग स्टेशन के नाम से, तो जिसके अंदर रेगुलर हम वीडियोस स्पेशल फ़िज़िक्स के रिलेटेड रिकॉर्ड करके अपलोड करते होते हैं। तो जो लोग इस चैनल्स के ऊपर या इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को में शेयर किया करें ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का टॉपिक है हमारा BS के सिलेबस का हिस्सा है इम्प्लिसिट सरफेस। कैलकुलस सब्जेक्ट जो है, कैलकुलस का एक टॉपिक है इम्प्लिसिट सरफेस। तो इसकी आउटलाइन जो है, इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन करनी है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर उसको कंपेयर करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे उसका, और उसके बाद लास्ट जो है सरफेस एरिया का फार्मूला ड्राइव करेंगे कि जो सरफेस एरिया है उसका फाइनल फार्मूला जो है वो कौन सा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट सरफेस, और इम्प्लिसिट सरफेस से पहले ये एक सरफेस है तो ये जो फंक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट सरफेस जो हम फाइंड करना जा रहे हैं, ये फंक्शन जो होता है ये कौन सा होता है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अब दोनों को हम जब डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल y इज नॉट क्लियरली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ x, कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसके अंदर अगर एक कोई रिलेशन है, जिस तरह से हम इसको एक साइड के ऊपर सिर्फ समझने के लिए लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो ये y जो है ये डिपेंडेंट है x के ऊपर। x की वैल्यू वेरी करने की वजह से y भी वेरी करेगा, ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और ये डिफाइंड फंक्शन है कि जैसे x वेरी करेगा y की वैल्यू भी उस वजह से वेरी होगी। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड होता है एक फंक्शन, एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्लियरली एक दूसरे के ऊपर स्टेटेड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई जी इज इक्वल टू सी, सम कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो ये जो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्लियरली स्टेटेड नहीं होता, या उसकी डिपेंडेंसी क्लियर शो नहीं हो रही होती कि एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या कितना डिपेंडेंट है, ये क्लियर नहीं होता, तो ऐसा जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन का नेम देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक सरफेस है हमारे पास, ये इस तरह से आ रही है, ये इसका शेडो है, यहाँ पे इसको हमने आर का नाम दिया हुआ है, ये सरफेस है, ये एस है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा किया हुआ है जिसको हम पी का नाम दिया हुआ है हमने। और ये जो एक सरफेस है ये एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ये सरफेस है। अगर ये सरफेस हमारे पास स्ट्रेट होता, बिल्कुल सीधा, यहाँ पे ये एक्स और यहाँ पे होता वाई, ये है एक्स, ये है वाई, अगर इस फॉर्म के अंदर होता तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता था, एक्स वाई के ऊपर, वाई एक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये यहाँ आ रहा है, एट अ टाइम एक्स भी वेरी हो रहा है, वाई भी वेरी हो रहा है, यहाँ पे भी, तो ये दोनों इन्वॉल्व हैं कि अगर यहाँ पे हम एक्स को वेरी करते हैं तो वाई वही है, लेकिन यहाँ पे जब एक्स वेरी हो रहा है तो उसी टाइम वाई भी वेरी हो रहा है, तो ये यहाँ पे ये मिक्सअप हैं।
इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस वजह से इसको इम्प्लिसिट फंक्शंस का नेम दिया जाता है। और ये सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई और जी ये हमारे पास सम कांस्टेंट के बराबर होता है। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर लिखी होती है वो अंडरस्टूड है कि वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब यहाँ पे हम ये उसकी डेफिनेशन और उसको एक्सप्रेशन होता है और इसको किस तरह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों होता है यहाँ तक हमने देखा कि ये जिस तरह से ऐसे ही वेरी हो रहा है। ये एक्स जिस तरह से हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अगर इस तरह से ये जा रहा है कि एट अ टाइम एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है, क्लियर नहीं है, दोनों मिक्सअप है, इस वजह से इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहा गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इसको ड्राइव करते हैं कि जो सरफेस होता है इम्प्लिसिट वो हमारे पास फाइनल उसकी रिलेशन जो है उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि उसके अंदर जो हमारे पास एक फंक्शन f है और ये p जो है ये उसका डायरेक्शन को शो कर रहा है, यूनिट है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता, ये एक कंडीशंस है कि जब भी इसको हम करते हैं तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा कि डेल्टा एफ डॉट पी इज़ इक्वल टू ये क्या होगा, डेल्टा एफ डॉट के ये है एफ ऑफ जी के इक्वल और ये इक्वल जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ इसकी वैल्यू हो 1 2 3 समथिंग कुछ भी। तो फंक्शन जो है जी एच एक्स और वाई, एक्स जब जेड एक्सिस डायरेक्शन उसकी जेड में है लेकिन वो अलॉन्ग जो है एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए हमने एच एक्स है वाई है, एक्स को जो है यू को एक्स के इक्वल ले लिया और वी को वाई के इक्वल, जी जो है ये एच यू व वी और के जो है उसका वो वेक्टर को शो कर रहा है। अब इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव से आर एक वेक्टर है, आर यू के लिहाज से ले रहे हैं तो आई प्लस पार्शियल यू और पार्शियल एच और पार्शियल यू इन टू के एंड वी के जब लिहाज से उसका डेरिवेटिव लेंगे तो जे प्लस पार्शियल एच और पार्शियल वी इन टू के आएगा। अब इसको भी हम यहाँ पे कर लेते लेकिन ये इससे पहले टॉपिक के अंदर ये किया गया है इसलिए इसमें पहले कर लिया है, तो इस वजह से इसको जो है टाइम को सेव करने के लिए इसकी डिटेल में नहीं गया, ये ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब चेन रूल के अप्लाई करने की वजह से एफ एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी, ये फाइनल जो पहला एक जो रिलेशन थी डेफिनेशन के मुताबिक, अब यहाँ पे x u के बराबर है, y v के बराबर और z h u व v के बराबर है। इसके ऊपर जब चेन रूल को अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करने के बाद ये भी ऑलरेडी जो हम फाइंड कर चुके हैं वो रिलेशन क्या आता है, पार्शियल एच ऑफ पार्शियल यू इज इक्वल टू एच और यू, जब यू के अलॉन्ग इसको लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी, और अगर इसको v के लिहाज से इसके डेरिवेटिव लेते हैं तो पार्शियल एच और पार्शियल v इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ जी, ये रिलेशन आ जाता है। अब इनकी वैल्यूज पीछे जो हम फाइंड कर चुके हैं जिसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नेम दिया था उसके अंदर पुट करेंगे। तो इसको पुट करने से ये क्या होगा, आर ऑफ v इज इक्वल टू आई माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी एंड आर ऑफ u होगा, आर ऑफ v इज इक्वल टू जे माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जी। ये दो यहाँ तक हम पहुँचे, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। और यहाँ पे जो है के भी आएगा इनके साथ। अब इनको फाइंड करने के बाद इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, तो आर यू मल्टीप्लाई बाय आर वी इज इक्वल टू,
जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इसको इनके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ जी, और प्लस होगा एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ इंटू आई प्लस एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ जी इंटू जे प्लस के। यहाँ तक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब अगर इसको एफ ऑफ जी को कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर एफ ऑफ जी एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे प्लस एफ ऑफ जेड के, ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर इसको जो है कंबाइन करते हैं या एक इसका ओवरऑल डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा एफ के इक्वल। तो ये आ जाएगा डेल्टा एफ ओवर एफ ऑफ जी। तो यहाँ पे डेल्टा एफ और एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल आया था, पहले हमने फाइंड कर लिया था, लिखा था ऊपर, मेंशन भी किया था। डेल्टा एफ ये आएगा डेल्टा एफ डॉट के इक्वल, जो हमने इसको पहले लिखा था। तो ये आएगा डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एफ डॉट के। यहाँ तक ये इसका रिज़ल्ट आया हमारे पास। अब जब ये रिज़ल्ट है इसका डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, अब अगर इसको हम क्या करते हैं कि इसका सरफेस फाइंड करना चाहते हैं या डिफरेंशियल फाइंड इसका लेंगे, तो ये होगा हमारे पास डी आर ऑफ यू क्रॉस आर ऑफ वी पार्शियल यू पार्शियल वी इज इक्वल टू, दूसरे साइड हमारे पास क्या आएगी, इसका जब इसका लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एरिया के इक्वल। तो जब इस चीज़ को, बल्कि पार्शियल नहीं टोटल डेरिवेटिव आएगा, डी यू डी वी, ये इक्वल आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एफ डॉट के डी यू डी वी। अब ये आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एफ डॉट के डी ऑफ ए के। ये सरफेस है उसका जब डिफरेंशियल लिया। जब हम टोटल सरफेस को फाइंड, ये एक डिफरेंशियल उसका एक पार्ट होता है, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके एक चीज़ की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। जब हम टोटल सरफेस की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो फिर उसका इंटीग्रल लेते होते हैं। तो इंटीग्रल लेने के लिए इसका जब शेडो यहाँ पर देखा तो ये सरफेस जो है ये कौन सा है, आर है। तो टोटल आर के अलोंग जो सरफेस फाइंड करेंगे तो इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो इसका सरफेस एरिया जो हमारे पास बनेगा, सरफेस एरिया, तो ये एरिया है तो डबल इंटीग्रल, ये इनक्लोज्ड आर की है तो ये आर होगा, ये आएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एफ डॉट के डी ऑफ ए के। तो ये हमारे पास आएगा इसका फाइनल रिलेशन, जिसको फाइनल रिलेशन ये आएगा जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो ये आ गया उसका सरफेस एरिया का, इम्प्लिसिट सरफेस का, या उसका इम्प्लिसिट सरफेस जो है उसका जो एरिया है डबल इंटीग्रल आर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एफ डॉट के डी ए। तो ये था हमारे पास टॉपिक जिसका हमने फार्मूला उसके मुताबिक पहले डेफिनेशन पढ़नी थी, डेफिनेशन के बाद उसका एक्सप्रेशन, फिर उसका ओवरव्यू और फिर फार्मूला यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। एक मरतबा फिर इसको रिवाइज करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उसको क्लियर करते हैं कि जो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसके अंदर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है और क्लियरली स्टेटेड होता है।
लेकिन इम्प्लिसिट सरफेस के अंदर वो एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर क्लियरली स्टेटेड नहीं होता। इसका मतलब अगर एक और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स अप हैं, दोनों का इफेक्ट एट अ टाइम हो रहा होता है, इसलिए एक अगर वेरी कर रहा है तो दूसरा हो सकता है उसी लिहाज से वेरी कर रहा है या उससे कम अमाउंट के अंदर वेरी कर रहा है, या उसकी वैल्यू उससे स्मॉल या ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्लियरली स्टेटेड नहीं होता कि उसके इतना वेरी होने से उसके रिजल्ट के ऊपर ये इफेक्ट आता है। इस वजह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, और उसका हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का इम्प्लिसिट सरफेस फाइंड किया, और सरफेस एरिया हमारे पास डबल इंटीग्रल मैग्नीट्यूड पार्शल एफ और पार्शल एफ डॉट के डी ए, ये उसका फाइनल रिजल्ट आया।